हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बचपन पाठशाला बाय रवि कौशल सर के द्वारा आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स में आज मैं चैप्टर 2 पीपुल एज रिसोर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा इसमें मदद मिलेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इकोनॉमिक्स की बात आती है। इकोनॉमिक्स आखिर ये आया कहां से? ये एक बार एक तो आया नहीं होगा। इसका जो फॉर्मेशन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से हुआ था, जिसका यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ओइकोनोमिकोज। ओइकोनोमिकोज एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। उसको ये दो ग्रीक वर्ड से मिल करके बना है। दोनों को आप क्या अलग अलग कर सकते हो आप लोग। जैसे इसमें क्या हो सकता है, ओइकोज। ओइकोज का मतलब होता है होम। ओइकोज का मतलब होता है होम। और नोमोज, नोमोज का मतलब होता है आपका मैनेजमेंट। नोमोज का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होम मैनेजमेंट इन द पीरियड ऑफ ग्रीक, इस तरह का। लेकिन आज के डेट में जैसा कि आप लोगों को बताया ही गया होगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या यूं कहें कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। तो उन्होंने डेफिनेशन इससे ठीक उल्टा दिया था, ठीक है। उन्होंने जोर दिया था किस पर? वेल्थ पर। उन्होंने दिया था वेल्थ पर। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर्स और हिज कॉजेस ऑफ वेल्थ कैपेसिटी के बारे में इन्होंने दिया था डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तो एक ऐसे हुआ, ठीक है। इसमें हम लोगों को मेनली रूप से इकोनॉमिक्स जो आज के डेट में हम लोग को पढ़ना होता है, मेनली रूप से आप ये देखिए कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ होम मैनेजमेंट और एनी टाइप ऑफ आपका ये वेल्थ सिचुएशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका होता है जैसे प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एक्सचेंज हो गया, या फिर आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उनके बारे में होते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट किया है पीपुल एज रिसोर्स। यहां पर सॉरी रिसोर्सेज लिखा हुआ, ठीक है। पीपुल एज रिसोर्स यानी कि लोग एक संसाधन के रूप में, यानी कि एक रिसोर्स। आप लोगों को क्लास 8 में या 9 में भी ज्योग्राफी में रिसोर्स के बारे में बताया गया होगा। एक ऐसा चीज जिसको हम लोग इकोनॉमिकली या फिर सोशली यूज कर सके। तो लोगों को कैसे हम क्या करें, यूज कर सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। पीपुल, हाउ कैन द पीपुल डेवलप, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर्स है इसके पीछे वाले चैप्टर में, यानी चैप्टर 1 में आप लोगों ने देखा है क्या, द स्टोरी ऑफ पालमपुर में पढ़ा है आप लोगों ने। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या पर डिपेंड करता है? लैंड पर डिपेंड करता है, लेबर पर डिपेंड करता है आप लोगों को, ठीक है, या कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है पूंजी के बारे में, यानी अपने पैकेट से जो कोई भी बिजनेस में लगाते हो आप, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इकोनॉमिक्स के भाषा में इसको मनी भी कहा जाता है, आम भाषा में। इज दैट क्लियर? ओके। चौथा जो मेन पॉइंट है इसमें देखिएगा ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल जो है ना, इसी चैप्टर को अगर पीपुल एज रिसोर्स जो है ना, इसी चैप्टर को अगर मैं ये कहूं कि ह्यूमन कैपिटल, तो ये कहना सही होगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल भी आप इसको कह सकते हो, यानी मानव पूंजी, ठीक है। हिंदी में अगर आप देखना चाहे तो मानव पूंजी भी आप लोग इसको कह सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह स्टोरी ऑफ पालमपुर में प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई भी चीज का बिजनेस करोगे आप, तो आपको इन चारों चीजों का रहना बेहद जरूरी है।
कोई भी चीज, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे टर्शियरी सेक्टर में ही क्यों ना हो, ठीक है, ये सारे में आपको इन चारों की जरूरत पड़ती ही है। जैसे देखिए लैंड, किसी भी बिजनेस में लैंड का होना बेहद जरूरी है। दूसरा क्या है, लेबर, लेबर का होना भी बेहद जरूरी है, तभी तो वो हो सकता है, ठीक है। कैपिटल, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, उसको पैसे देने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, कैपिटल देने पड़ेंगे, यानी कि पूंजी लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे मैं बात करूं तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव पूंजी, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ आप लोगों का ये। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही सीबीएसई का एक रेगुलेशन आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। एसएसटी हर सब्जेक्ट में आया है, तो उसी में से मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूं कि करंट सिलेबस ऑफ सीबीएसई इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 9, देख रहे हो, क्लास 9 के जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो सिलेबस है आप लोगों का, देखो क्या क्या है कि इस तरीका से चैप्टर 1 आपके हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर, ठीक है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर। चैप्टर 2 है पीपुल एज रिसोर्सेज, ठीक है, चैप्टर 2। एंड चैप्टर 3 है पॉवर्टी एज चैलेंज, ये है, ठीक है। एक्चुअली में ये 3 चैप्टर ही आप लोगों के इस साल 2020 से लेके 21 सेशन में सीबीएसई के द्वारा यही रहेगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। हाँ, आप लोग बोलोगे कि वैसे तो इकोनॉमिक्स के बुक में 4 चैप्टर है, यानी कि एक फूड सिक्योरिटी इन इंडिया भी है, तो उसको अभी इस सेशन में हटा दिया गया है किसी कारणवश, ठीक है। मैं आप लोगों को ये करंट सिलेबस भी आप लोगों के अवेलेबल करा दिया हूं, ठीक है। देखिएगा आप लोग। ओके, वी विल टॉक अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ पीपुल एज रिसोर्सेज या रीनेम्ड एज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या कि इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। वी टॉक अबाउट सम टॉपिक्स सच एज, जैसे देखोगे एसेट्स भी कर सकते हो, एसेट्स एंड नॉट लायबिलिटी। दूसरा है आप लोगों का क्या, वर्किंग पॉपुलेशन, स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा हो, ठीक है। ठीक है। थर्ड में देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू जीएनपी। जीएनपी का यहां पर मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस का मतलब आप टोटल भी कह सकते हो, क्लियर। मैं इसके बारे में आपको और भी डिटेल में थोड़ा 1-2 लाइन बता दूंगा कि डिफरेंस बिटवीन जीडीपी वर्सेस जीएनपी। जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, ओके, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूं 4th टॉपिक में कि एजुकेशन एंड हेल्दी ह्यूमन। एजुकेशन एंड हेल्दी ह्यूमन, किसी भी ह्यूमन कैपिटल में 2 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे क्या होते हैं, एक तो एजुकेशन होता है और दूसरा होता है हेल्दी ह्यूमन। इसी दोनों से हमारे समाज के, हमारे देश के जितने भी ह्यूमन कैपिटल इसी पर डिपेंडेंट है फुल्ली, ठीक है। और आप लोग इसमें और मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है, ठीक है, ये हो गया। एंड द थर्ड वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग को रिटर्न कैसे मिलता है, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न कैसे आता है वो भी देखेंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ। 5th पॉइंट में देखेंगे आप लोग, आपके बुक में फर्स्ट पेज में ये जो चैप्टर जो लेसन 2 स्टार्ट होता है उसी पेज में आप लोगों को राइट हैंड साइड में एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाया गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड आईटी रिवॉल्यूशन के बारे में, कि किस तरीका से ह्यूमन कैपिटल ऑर्गेनाइज हुआ, किस तरीका से ये डेवलप हुआ या किस तरीका से ये तरक्की किया है, ठीक है। हम आगे और देखेंगे इस क्लास में कि स्किल इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत योजना, ये तो अभी का करंट इश्यूज है, ठीक है, स्किल इंडिया के बारे में। ओके, वी विल टॉक अबाउट सीरियल वाइज, ठीक है। पहला है आप लोगों का एसेट्स एंड नॉट लायबिलिटी। इसका मतलब हम लोग ऐसे समझिए आप लोग कि एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति या परिसंपत्ति भी कह सकते हो। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व या उसका दूसरा रीनेम्ड, अगर लायबिलिटी का आप लोगों को
इजी वे में मैं बताऊं तो वो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स क्या होता है? ठीक है, एसेट्स यानी किसी भी आदमी का या किसी भी देश का किसी भी घर में या किसी भी जो वर्ल्ड में जितने भी उनके जो एसेट्स होते हैं, जितने भी उनकी संपत्तियां होती है, उनके बारे में ऐसा बहुत बार आपको सुनने को मिलता है कि वैसा देश जिसके पास बहुत ज्यादा पहले से ही क्या हो, नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार हो, या फिर वहां पर पहले से ही बहुत सारे धन दौलत हो, ठीक है, तो उसको हम लोग एसेट्स बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा जो आकर के आता है, जो किसी भी देश को सबसे बड़ा बनाने में हेल्प आउट करता है, वो है आज के डेट में ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो है वो आज के डेट में किसी भी देश का सबसे बड़ा एसेट्स माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि उनका जो पॉपुलेशन जो है, ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन है वो एक तरह का प्रॉब्लम है। क्या है? एक तरह का प्रॉब्लम है, जो पॉपुलेशन को, सरकारों को क्या देना पड़ता है? एजुकेशन देना पड़ता है, फूड देना पड़ता है, हेल्थ देना पड़ता है, यानी कि मेडिकल केयर भी देना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा वो ये नहीं समझते हैं कि पॉपुलेशन एक क्या है? एसेट्स है, वो एक लायबिलिटी नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, ये एक तरह का एसेट्स है। ठीक है, अगर ह्यूमन कैपिटल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपको एक वो रिटर्न भी देता है। किस फॉर्म में? जैसे कोई भी देश अगर ह्यूमन कैपिटल में किसी भी आदमी को अगर क्या करे, उसको एजुकेशन दिलाए, या फिर उसका मेडिकल अगर अच्छा हो, मेडिकल केयर वो दिखने में अच्छा हो, या फिर कह सकते हो कि अगर वो हेल्दी हो तो उसको काम करने में कभी रुकावट नहीं होगा, और एजुकेशन से वो क्या कर सकता है कि अपने से दूसरे लोगों को भी वो बना सकता है, उससे वो ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इसीलिए यहां पर मैं बातें कर रहा हूं कि किसी भी देश को, पॉपुलेशन को, मैं किसकी बातें कर रहा हूं? पॉपुलेशन और पीपुल को हमेशा एसेट्स के तौर पर ट्रीट करने चाहिए, मैनेज करने चाहिए। उनको कभी भी लायबिलिटी नहीं समझने चाहिए या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आप एसेट की तरह इनको ट्रीट करोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो इसको और आगे भी करेंगे। ठीक है, सेकेंड में हम लोग देखते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। देख रहे हो, इसका कहने का मतलब ये है आप लोगों का कि किसी भी देश में या किसी भी समाज में, चाहे मेन हो या चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, अगर किसी भी देश में, समाज में वर्किंग प्रोफेशनल या वर्किंग पॉपुलेशन होंगे तो उनके लिए उनको क्या चाहिए? स्किल चाहिए। स्किल क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक तरीका होता है। ठीक है, बारिश हो रहा है क्या आज भी? ठीक है, देखोगे इधर, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी होता है कि किसी भी चीज का उत्पादन करना। ठीक है, उत्पादन कहने का मतलब होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप लोग ले लो, जैसे आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं तो वो भी एक क्या है? प्रोडक्ट है। तो उसका प्रोडक्टिविटी को जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो लोग यूज करते हैं, दिन दिन भर जो यूज करते हैं, तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, उससे उन लोगों को पैसे कमाई होता है। तो ये होता है इसका। अब स्किल की बात करते हैं। स्किल, जैसे मैं आप लोगों को किसी स्टूडेंट को क्या होता है कि ऑनलाइन पढ़ने में या ऑनलाइन में बहुत दिक्कतें होती है, उनको ये तक नहीं पता होता है कि कैसे इंटरनेट चालू किया जाता है, ये सब। ठीक है, तो जब किसी आदमी को इस बारे में नॉलेज होता है तो उसको स्किल किया जाता है। स्किल ये भी हो सकता है कि अगर किसी को पावर लूम चलाना हो, ठीक है, तो पावर लूम तो ये नहीं है कि सवेरे उठे कि पावर लूम चलाने लग गए, ऐसा तो है नहीं। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? कम से कम 1 महीने का ट्रेनिंग चलता है, जिससे उनको पता चलता है बारीकियां कि ये कहाँ कहाँ पर दिक्कतें होती हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है। या फिर आप लोग वीडियोज वगैरह, शॉर्ट वीडियो बनाते हो ना, टिकटॉक हो गया, MV मास्टर हो गया, ये सब, तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे बहुत लोगों को ये सब छोटी छोटी वीडियो बनाने भी नहीं आता है। इज इट क्लियर? ठीक है,
उसी तरीका से हम लोग आगे और देखेंगे क्या, कंट्रीब्यूशन टू जीएनपी। अब जीएनपी क्या होता है, या मैं यहां पर बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन जीडीपी वर्सेस जीएनपी। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी के। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए जीडीपी होता है, जैसे कि आप लोग यहां पर मैं इसका फुल फॉर्म एक लिख देता हूं, मुझे समझाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये ओके, ये है आप लोगों को। तो यहां पर आप लोग ये समझिए कि यहां पर वर्ड क्या है, डोमेस्टिक। तो किसी भी देश का, जैसे मैं इंडिया के जीडीपी की बात करूं, तो किसी भी देश का यानी इंडिया के अंदर साल भर में जो प्रोडक्ट साल भर में सिर्फ इंडिया में ही बनते हैं, उसको आपको फाइनल गुड्स जो बनता है उसको आप लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह सकते हो, ठीक है, जीडीपी कह सकते हो आप लोग, ओके। एक ऐसा चीज जो हमारे देश में गुड्स या सर्विसेज पूरी तरह से हमारे देश में ही बनते हैं, उसको कह सकते हो, चाहे वो एक विदेशी आदमी ही क्यों ना हो। जैसे एक अमेरिकन आकर के भारत में क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज को। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, फेसबुक क्या है, अमेरिकन कंपनी है, टिकटॉक क्या है, चाइनीज कंपनी है, ठीक है। तो ये सब दोनों कंपनियां विदेशी हैं, लेकिन वो यहां भी हमारे लिए काम करे। यहां भी इन लोगों का अगर ऑफिस है, ठीक है, तो ये ऑफिस है, तो यहां पर इन लोगों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसको आप लोग जीडीपी कह सकते हो, ठीक है। जितना भी साल भर में जितना भी प्रोड्यूस होता है उसको आप लोग जीडीपी कह सकते हो। दूसरा है पहलू क्या, जीएनपी। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट होता है आप लोगों को, कि ऐसा आदमी जो यहां पर प्रोड्यूस करता हो, लेकिन सारा जो कमाई करता हो, प्रॉफिट हो ना, वो कहां अपने साथ ले जाता है, अपने देश में लेकर के चला जाता है। जैसे फेसबुक अमेरिकन कंपनी है, टिकटॉक चाइनीज कंपनी, तो वो यहां पर काम करती है, यहां पर से सारा चीज करती है, लेकिन अपना जितना भी प्रॉफिट है वो क्या कर लेती है, अपने देश में शिफ्ट कर लेती है। तो जिससे हम लोगों का हानि होता है। इसीलिए कहा जाता है जिस देश में ज्यादा जीएनपी होता है वो हानिकारक होता है। इसीलिए हम लोग को ज्यादा जोर क्या देना चाहिए, जीडीपी पर, यानी हमारे ही देश में वो सामान बने। इसीलिए तो एक प्रोग्राम भी, कैंपेन भी चला गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि मेक इन इंडिया के द्वारा कोई भी सामान हमारे देश में ही बने। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए उस पर जोर दिया जाता है, ओके। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आना चाहूंगा, एजुकेशन एंड हेल्दी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पर। देखिएगा आप लोग इधर, एजुकेशन एंड हेल्दी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आखिर बनता कैसे, ठीक है। कि अगर आप ये मानिए, जैसे यहां पर आपको बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, 2 एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाया गया है। एक एग्जाम्पल किसके बारे में, द स्टोरी ऑफ शकल, स्टोरी ऑफ शकल के बारे में दिया गया। शकल एक लड़का था, ठीक है, और दूसरा एक क्या है, इसका दोस्त था जिसका नाम है विलास, ठीक है, उसका नाम क्या है, विलास, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसी से हम आपको बताएंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। जानते हो शकल जो है ना, वो क्या करता है, अपने उसकी माँ या उसके पापा बोलते हैं कि तुमको हम स्कूल में जाकर के एडमिशन करा देते हैं, आपको पढ़ाई करना रहेगा। और वो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन क्या था ना, शकल के जो मम्मी पापा थे, यानी कि शकल के जो चाचा जो थे ना, वो पढ़े लिखे थे, डिग्री उनके पास था, ग्रेजुएशन किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो घर पर बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये ह्यूमन कैपिटल का एक क्या डिमेरिट होता है, ठीक है। अब दूसरा पहलू इसी में हम आपको बताते हैं कि शकल जो है ना, वो बहुत मेहनती था, पढ़ने में अच्छा था। अब उसके पापा ने क्या किया, एक प्रोफेशनल कोर्स को उन्होंने कराया। प्रोफेशनल कोर्स कहने का मतलब होता है कि उनके पापा ने उनको कंप्यूटर का एक कोर्स होता है 2 साल का या 6 महीने का, उसको स्पेशली शकल को कराया। और इसके मदद से उसने क्या किया ना, शकल ने
कि एक नया तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जिसको वो क्या कंपनी उसको हायर कर लेती है, ठीक है, हायर कर लेते तो कंपनी उसके इस काम से काफी खुश होती है, जिसके कारण इसकी पदोन्नति यानी प्रमोशन मिल जाता है, उसके सैलरी में भी मिलता है, ठीक है। तो ये इसका काम है। लेकिन दूसरा और अगर आप देखोगे विलास के बारे में, तो विलास एक क्या है, विलास की मम्मी क्या करती है कि मछलियां बेचती है, जो वहां के जमींदार थे उनसे ले करके, वो मछुआरन है, वो उनसे ले करके वो बेचती है। तो वो काफी बीमार रहती थी, ठीक है, बीमार रहती थी, तो वो अपने बेटे को भी नहीं पढ़ा पाए, और जिसका ये उनका भुगतान हुआ कि उसका बेटा अनपढ़ रह गया, ठीक है, वो अकुशल श्रमिक रह गया, यानी मतलब वो पढ़ा नहीं, ठीक है। और वो क्या था ना, विलास को एक बीमारी भी था गठिया का, ठीक है, तो वो भी हो गया। तो किसी भी आदमी का, किसी भी ह्यूमन कैपिटल में अगर उसको एजुकेशन ना मिला या फिर उसको हेल्दी वो ना रहे, तो वो ह्यूमन कैपिटल कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्दी पर्सन, ठीक है, ओके। तो इसी से क्या बनता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनता है आप लोगों को, ठीक है। मैं आगे आप लोगों को इसी में बताऊंगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब है कि सकल के जो मम्मी पापा थे कि सकल पर इन्वेस्टमेंट किया, क्या इन्वेस्टमेंट किया कि उसके पढ़ाई पर वो खर्चा किया, पैसा दिए, फूड दिए, या फिर उसको सब चीज सहूलियत दिए, ठीक है। तो वो इस पर इन्वेस्टमेंट किया। उनके बुरे समय में जब सकल बीमार पड़ जाता था, उसको हेल्दी करने के लिए उनके डॉक्टर्स के पास वो जाते थे, ठीक है। तो ये सकल के मम्मी पापा का इन्वेस्टमेंट था। अब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उसको से वो निकालना भी चाहेंगे, ठीक है, रिटर्न भी। तो उससे रिटर्न क्या होगा, सकल को जब जॉब लग गई, एक अच्छा जॉब, तो उससे वो एक अच्छे वे में पैसा कमाने लगा, ठीक है, पैसा कमाने लगा, तो उससे उसको रिटर्न मिलने लगा। लेकिन ठीक उल्टा क्या हुआ विलास के केस में, विलास शुरू में जैसा था वो वैसा आज भी है। शुरू में भी वो क्या था, गरीब था, उसके मम्मी ने उसको पढ़ाया नहीं क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा नहीं था, बीमार रहता था, इसलिए, ठीक है। तो उसको भुगतान क्या, वो पहले भी अकुशल था, पहले भी वो दिन का 150 रुपया कमाता था, आज भी वो क्या हो रहा है, 150 रुपया ही कमा रहा है। लेकिन ठीक उसके उल्टा देखो कि सकल पहले कुछ नहीं कमाता था, ये ह्यूमन इन्वेस्टमेंट हुआ इसका, तो ये अपने आप को ये अब डेवलप किया। एग्जैक्ट क्लियर। मैं आगे और आपको लेकर के जाता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रीन रेवोल्यूशन एंड आईटी रेवोल्यूशन। जानते हो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद से लेकर 1962 तक भी जो इंडिया चाइना में जो युद्ध हुआ था, उसके समय तक भी हमारा देश फूड सिक्योरिटी के तौर पर सक्षम नहीं था, यानी वो उसके पास इतना पावर ही नहीं था कि वो हर लोगों को फूड दे सके। उस इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि धान वगैरह या गेहूं वगैरह का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को उन्होंने प्रमोट किया, ज्यादा से ज्यादा किसानों को पैसे दिए, उनको ये लोन दिया गया, इरिगेशन के लिए वाटर दिए गए, ठीक है, ये सब दिए गए, या बीज भी दिया गया जो प्रोडक्शन के तौर पर अच्छे किए गए। तो इससे क्या हुआ कि इनका ये इनपुट बना और इससे वो ये इन्वेस्टमेंट किया गया, इससे वो आउटपुट क्या निकला, रिटर्न क्या हुआ कि इससे हम लोगों को आज के डेट में हमारा देश एक फलता फूलता सभी को भोजन देने लायक बन गया है, ठीक है। इसमें भी दूसरा इसी में आईटी रेवोल्यूशन। आईटी रेवोल्यूशन लगभग हमारे देश में 90 के दशक में आया, 1990 के बाद के दशक में आया था, जब हमारा देश 1991 में एक नए दौर से गुजरा था, ठीक है, मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान गुजरा था। उसमें आईटी रेवोल्यूशन को दिया गया। आईटी रेवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, आदमी को लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर बैठने के लिए आदमी चाहिए, यानी ह्यूमन चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, कंपनियों ने ह्यूमन लोगों को ट्रेनिंग दिया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे काम होते हैं, तो उन लोगों को, कंपनी को भी प्रमोट करने का मौका मिला, और ये इन लोगों को, जो लोग जो इसमें आए उनको भी डेवलप हुआ। तो इस तरीका से आईटी रेवोल्यूशन भी क्या है, एक बहुत ही बड़ा एक ह्यूमन कैपिटल का जरिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है। इज दैट क्लियर?
आगे मैं आपको बताता हूं स्किल इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्किल इंडिया हमारे देश में 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था। इसमें ये बताया गया है कि किसी भी आदमी को कुछ स्किल्स बताए जाएंगे, जैसे आप यही समझो कि मशरूम की खेती करना, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं गांव में या शहरी इलाका में भी कि जिनको अभी तक बहुत लोगों को क्या मोबाइल तक चलाने नहीं आता है, उनको इंटरनेट कनेक्ट नहीं करने आता है, उनको मतलब ये इंटरनेट पर काम कैसे किए जाते हो। आप मेरा ही एग्जाम्पल देख लो कि मैं भी कुछ दिनों पहले मेरे को भी यूट्यूब का कोई आइडिया नहीं था। मैंने अपने आप को क्या किया, इन्वेस्ट किया, उस पर मैंने अपने आप को डेवलप किया, तब मैं आपके सामने हूं आज। तो ये मैंने स्किल के तौर पर किया, मैंने सीखा इसके बारे में, ठीक है। जैसे आप लोग भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। जैसे टिकटॉक वीडियो बनाना कोई खेल नहीं है, सभी के बस की बात नहीं है, सभी क्रिएटिव आइडिया नहीं, तो लेकिन इसको सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि ये बहुत बड़ा क्या है, मतलब क्वांटम फिजिक्स है कि जिसको समझना मुश्किल, ठीक है, ऐसा बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसी का एक दूसरा रूप कोविड-19 के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 महीने पहले इसको लॉन्च किया है, आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो चाइना से जो गलवान घाटी में जो हमारे सैनिकों का जो झड़प हुआ था, उसके एवज में उन्होंने एक क्या किया कि 59 चाइनीज एप्स को क्या किया, भारत सरकार ने बैन कर दिया, जिससे चाइना एकदम तिलमिला गया। और वैसे भी मतलब हम लोगों को ये भी मानना रहता है कि चाइना के जो एप्स होते हैं वो काफी हमारे पर्सनल चीजों को वो हैक करता है, ठीक है, समझे। तो उसी तरीका से आत्मनिर्भर भारत योजना, इसमें ये कहा गया है मोदी के द्वारा कि सभी कामों में, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे रिसर्च की बात हो, चाहे कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की बात हो, ठीक है, हर फील्ड में मोदी सरकार ने ये प्रमोट करने का काम किया है कि हर भारतीय को किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनना होगा, ठीक है, समझे। तो इस तरीका से हम लोगों ने देखा ये चैप्टर 2 पीपुल एज रिसोर्स के बारे में। जानते हो आपको एक इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में एक एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिए गए हैं, ठीक है। आपके बुक में एक एग्जाम्पल की मदद से समझाया गया है किसके बारे में, जापान के बारे में, ठीक है। जापान जो कि दुनिया का डेवलप कंट्री में से ये जाना जाता है। एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, आपको जान करके हैरानी होगी कि जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर जरा सा भी नहीं है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नाम मात्रा का भी नहीं, बहुत ही कम है। और हमारे देश में देखो, हमारे देश में बहुत भंडार है, एकदम स्टोरेज है बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, डेवलप किया, और वो आज के डेट में डेवलप्ड कंट्री के तौर पर जाना जाता है। जानते हो उसने किस चीज पर इन्वेस्ट किया, ह्यूमन पर किया, ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट किया, समझ रहे हो बातों को, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल को उसने कैसे डेवलप किया जापान ने, तो सबसे पहले उसने लोगों को एजुकेशन देना शुरू किया, एजुकेशन जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। आप नर्सरी से लेकर पीएचडी तक के जितना भी पढ़ाई आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हो। ये काम जर्मनी कंट्री ने भी किया है, ठीक है। उसी तरीका से क्या है कि दूसरा पहलू क्या है कि अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा होगा, अच्छा होगा, तो उसको और क्या चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अगर कोई काम करता है तो उसको क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, जिससे वो काम ज्यादा देर तक कर सके, ठीक है। तो इन्हीं 2 चीजों पर जापान गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, ह्यूमन कैपिटल पर, और आज देखो हमारे देश से वो कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर, समझे। तो इसके अलावा और भी क्या है, जैसे कुछ देशों में आपको नेचुरली भी मिलेंगे, जैसे अलास्का एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसा बर्फीला जगह है जिसके ये जो बेड है, बेड यानी कि जो समुद्र का जो निचला लेयर जिसको हम लोग बेड भी बोलते हैं, वहां पर एकदम ऑयल पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, जो कि नेचुरली पाया जाता है। सोच लो। दूसरा क्या है, आप लोग ये देख लो दूसरे देशों में, हमारे देश की बात कर लो कि हमारे देश में कितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज,
पढ़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इसका यूज सही से नहीं कर पा रहे। इसलिए ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग पॉपुलेशन को बोझ नहीं, लायबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसको हम लोग जब एसेट मानना चालू करेंगे तभी बात बनेगी। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही मैं आपको करूंगा। मैं पार्ट वाइज पार्ट आपको बताऊंगा। अगले टॉपिक के लिए आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, अभी के लिए बाय।